अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं चैप्टर 3 की एक्सरसाइज, चैप्टर 3 पेज नंबर 48। और सबसे पहले आप देखें MCQs। पहला MCQ है, ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू अराइव इन इंडिया वॉज, के एज ऑफ डिस्कवरी के दौरान पहली कौन सी ऐसी गैर मुल्की लोग थे जो इंडिया में आए थे या सब कॉन्टिनेंट में आए थे। तो वो थे नंबर ए फ्रेंच, बी पुर्तगीज़, 3 ब्रिटिश, डी डच। तो कौन से है इसका आंसर है बी द पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ सबसे पहले बरे सगीर पाको हिंद के एरिया में आए थे। नंबर 2, द वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्टेड इन, वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुई। ए 1912, बी 1913, सी 1914, डी 1915। ये वर्ल्ड वॉर 1 हमने पूरी डिटेल से पढ़ी थी, तो ये आपको पता होगा सी 1914। 3, इन वर्ल्ड वॉर 1 ऑटोमन एम्पायर साइडेड विद, वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर यानी सल्तनत उस्मानिया ने किसका साथ दिया था। ए रशिया, बी फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी जर्मनी। तो हमें याद है कि ऑटोमन एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया था। आंसर है इसका डी। नंबर 4, लीग ऑफ नेशंस वाज बेस्ड ऑन 14 पॉइंट्स फॉर पीस प्रेजेंटेड बाय, लीग ऑफ नेशंस जो आलमी एक पीस कायम करने के लिए इदारा कायम किया गया था, ये किसके आइडिया पे पेश किया गया था। तो नंबर ए प्रेसिडेंट विल्सन, बी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, और बाकी के सी और डीज के दो ऑप्शंस नहीं लिखे हुए, तो इसका आंसर है ए प्रेसिडेंट विल्सन। ये अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था। नंबर 5, द लीग ऑफ नेशंस कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ, लीग ऑफ नेशन जो था वो कामयाब नहीं हो पाया, उसकी क्या वजह थी। ए इट्स फेलियर इन प्रिवेंटिंग वॉर्स, के ये जंगों को होने से नहीं रोक सका। बी नो अथॉरिटी टू इम्पोज रूल्स, जो इन्होंने कवानीन बनाए थे या जो रूल्स और रेगुलेशंस कायम किए थे उनको ये इम्पोज नहीं कर पाए, उनको ये फॉलो नहीं करवा पाए लोगों से। नंबर सी, लेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड नेशंस, और जितनी भी कौमें थी जो मसाइल में थी या छोटी छोटी कौमें थी जिनको तंग किया जा रहा था बड़ी कौमों की तरफ से, वो जो थी इसका हिस्सा नहीं बन सकी थी। सिर्फ बड़ी बड़ी चंद रिप्रेजेंटेटिव स्टेट्स जो थी वो लीग ऑफ नेशंस का हिस्सा थी। और नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो लीग ऑफ नेशन के कोलैप्स होने की, उसके ख़त्म होने की क्या वजह थी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव, वो सारे काम नहीं करवा पाई थी जो ऊपर लिखे हुए हैं। नंबर 6, द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द कोलैप्स ऑफ द लीग ऑफ नेशंस वाज, लीग ऑफ नेशन का वर्स्ट इफेक्ट यानी सबसे बुरा असर क्या हुआ जब वो ख़त्म हुई। तो नंबर सी इसका ऑप्शन है द वर्ल्ड वॉर 2, के जब ये ख़त्म हुई अपनी नाकामी के बाद, तो इसके बाद एक और नई जंग वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। नंबर 7, द वर्ल्ड वॉर 2 वॉज फॉट बिटवीन, जो जंग अजीम दोम थी वो किस टाइम पीरियड के दरमियान लड़ी गई थी। ए 1938 एंड 1944, बी 1939 एंड 1944, सी 1939 एंड 1945, डी 1940 एंड 45। ये आपको पता होगा बड़ी डिटेल से हमने एक घंटा लगा के वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ा था। तो सी इसका ऑप्शन है 1939 एंड 1945। नंबर 8, इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 2 वाज जर्मन, के सब इमीडिएट का मतलब है फौरी वजह क्या बनी कि वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, इसकी जर्मनी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुई थी। तो जर्मनी ने क्या पंगा किया था। ए इन्वेजन ऑफ जेचोस्लोवाकिया, उन्होंने जेचोस्लोवाकिया के इलाके को इन्वेड किया। नंबर 2, इन्वेजन ऑफ ऑस्ट्रिया। नंबर सी, इन्वेजन ऑफ कोरिया। डी, इन्वेजन ऑफ पोलैंड। तो उन्होंने पोलैंड को इन्वेड किया, पोलैंड पे अटैक किया था जर्मनी ने, जिसके रिजल्ट में एक नई जंग शुरू होगी। 9, द यूनाइटेड स्टेट्स जॉइन द वर्ल्ड वॉर 2 बिकॉज ऑफ, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका जो था वो कब जंग अजीम दोम में उसने एंट्री मारी। तो ए इन्वेजन ऑफ पोलैंड, पोलैंड की वजह से तो जंग स्टार्ट हुई थी। बी अटैक ऑन पर्ल हार्बर, सी द अटैक ऑन हिरोशिमा, डी द बीच लैंडिंग इन नॉर्मैंडी। तो इसका आंसर था बी द अटैक ऑन पर्ल हार्बर। अमेरिका का एक इलाका था जिस पे अटैक किया गया था जापान की जानिब से, और अमेरिका जो था वो भी इस जंग में आ गया। आखिरी, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज़, के फॉलोइंग में से कौन सी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको पता है हमने पढ़ा था कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो उनमें से नंबर ए, ऑप्शन ए अरेबिक जो है वो उनकी वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। बाकी उर्दू, टर्किश और पर्शियन जो है वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से नहीं है। नेक्स्ट पे आए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 का एक इमीडिएट कॉज, एक फौरी वजह क्या थी। द इमीडिएट कॉज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 वाज द असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक
फ्रांस फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी ऑन जून 28, 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी एक इलाका था और इसका एक शहजादा कत्ल कर दिया गया था। असैसिनेशन का मतलब है कत्ल हो जाना। तो आर्चड्यूक था उनका फ्रांस फर्डिनेंड के नाम से, वो 28 जून 1914 को कत्ल कर दिया गया था। This event triggered a series of diplomatic crises and alliances that rapidly escalated into a full-scale war. और ये जो एक कत्ल था, एक शहजादे का कत्ल था, उसने क्या किया कि उसने जो भी ऑस्ट्रिया हंगरी के अलाय रियासतें थी, यानी इत्तेहादी रियासतें थी, उनके दरमियान और वो रियासतें जिनके दरमियान में उनका इख्तलाफ रहता था, उसके दरमियान में उसने एक सीरीज़ क्रिएट कर दी, एक एपिसोड्स ऑफ क्राइसिस जो था वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से वो एक क्राइसिस, उसके बाद एक और मसला, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद उसकी वजह से क्या हुआ कि एक मसला, दो मसला, तीन मसले, जब उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो ये जितनी भी रियासतें थी इन्होंने एक दूसरे पर अटैक किया और एक वर्ल्ड वॉर, चूँकि ये एक रियासत नहीं थी, एक रियासत, दो रियासत, तीन रियासत और फिर उनके साथ उनकी इत्तेहादी रियासतें मिल गई, तो ये एक नई वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया ये सारा इवेंट। तो ये जो एक शहजादे का कत्ल था फ्रांस फर्डिनेंड का, इसकी वजह से वर्ल्ड वार 1 जो थी वो स्टार्ट हुई। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द लीग ऑफ नेशंस फेल इन रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव? लीग ऑफ नेशंस जो थी वो अपने असल मकासद हासिल करने में क्यों नाकाम रही? द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड इन रीचिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स प्राइमरीली ड्यू टू अ लैक ऑफ इन्फोर्समेंट पावर, द एब्सेंस ऑफ की मेंबर्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स and the inability to prevent aggression from rising powers like Germany and Japan. तो लीग ऑफ नेशंस जो थी वो अपने मकासद हासिल करने में इसलिए नाकाम रही क्योंकि वो अपनी ताकत, अपने असूल जो थे उनको एनफोर्स नहीं करा सकी, उन पे लोगों से अमल नहीं करवा सकी। एब्सेंस ऑफ की मेंबर्स लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स, और यूनाइटेड स्टेट्स या इस जैसे बड़े मुल्क जो थे जिनकी बात दुनिया में वज़न रखती थी, वो इस लीग का हिस्सा नहीं थे। जब बड़ी, अब ये भी एक बात है कि जब एक पावरफुल और एक बड़ी रियासत उसमें नहीं थी, तो जो छोटी रियासत थी उन्होंने कहा कि यार इतनी बड़ी रियासत जो है वो इस लीग ऑफ नेशंस के कवानीन और रूल्स को फॉलो नहीं करी, तो हम क्यों करें। फिर एंड द इनएबिलिटी टू प्रिवेंट एग्रेशन फ्रॉम राइजिंग पावर्स लाइक जर्मनी एंड जापान, और जर्मनी और जापान जो उस वक्त उभरती हुई ताकतें थी, उभरते हुए पावर्स थी, उनकी तरफ से एग्रेशन को, उनकी तरफ से अटैक्स को लीग ऑफ नेशन नहीं रोक पा रही थी। एडिशनली इसके साथ साथ इट्स स्ट्रगल्ड विद इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम मेंबर स्टेट्स। इसके बाद इनमें क्या था कि इनके जो फैसले थे वो पुरअसर नहीं थे। इनफेक्टिव का मतलब है वो पुरअसर नहीं थे, उनका असर नहीं था इतना लोगों पे। और दूसरा ये कि लैक ऑफ कमिटमेंट फ्रॉम मेंबर स्टेट्स, और जो इसके मेंबर स्टेट्स थे इसमें जितने भी लोग शामिल थे वो सही तरीके से जो इनका लीग ऑफ नेशंस था उसके साथ अपनी कमिटमेंट को, अपने जो वादे थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज हिटलर, व्हाट डिड ही प्रॉमिस टू हिज नेशन? हिटलर कौन था और उसने अपने कौम से, अपने लोगों से क्या वादा किया? अडोल्फ हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ नाजी जर्मनी फ्रॉम 1934 to 1945. He promised to restore Germany's former glory, rebuild its economy and expand its territory. अडोल्फ हिटलर जो था वो जर्मनी का एक हुक्मरान था 1934 से 1945 तक, और वो हुक्मरान इस बेस पे बना था कि उसने जर्मनी के लोगों से वादा किया था कि वो जर्मनी की खोई हुई शान शौकत को वापस लेके आएगा, और वर्ल्ड वार 2 में ये हुक्मरान था, तो वर्ल्ड वार 1 में जर्मनी का जो नुकसान हुआ ये इसको पूरा करने की कोशिश करेगा, और जो उनकी इकॉनमी, जो उनकी मईशत तबाह हुई है इस सारे प्रोसेस में वर्ल्ड वॉर के, उसको भी ये रिबिल्ड करेगा एंड एक्सपैंड इट्स टेरिटरी, और जर्मनी ने जो इलाके खोए हैं अपनी वर्ल्ड वॉर 1 में वो वापस लेने की कोशिश करेगा। His regime also promised to eradicate perceived enemies, particularly Jews, which led to Holocaust. अच्छा, अडोल्फ हिटलर ने वादा किया अपने लोगों से कि उनके जितने भी, अब जर्मनी का ऐसा कोई दुश्मन नहीं था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जर्मनी खुद एक अटैकर कौम थी, वो अटैक्स करना, जंगों में रहना और एट अ टाइम 2 से 3 महाजों पे लड़ना वो पसंद करते थे। तो उन्होंने इस सारे सिलसिले में जो जंग का इन्होंने खुद साख्ता वो स्टार्ट किया हुआ था ट्रेंड, उसमें जूस कहते हैं यहूदियों को जर्मनी ने अपना बहुत दुश्मन मान लिया था, और इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक मुहिम चलाई होलोकास्ट के नाम से।
जिसका मकसद ये था, अडोल्फ हिटलर का मकसद ये था कि उसने जर्मनी से ये वादा किया कि वो दुनिया में से तमाम यहूदियों को ख़त्म कर देगा, और इसके लिए जहाँ भी उनको यहूदी नज़र आए उन्होंने ट्रेनों में भर भर के मारे, उन्होंने गोलियां चलाई जर्मनी ने सड़कों पे और यहूदियों को मारा। और आज जो फ़लस्तीन और इज़राइल का किस्सा चल रहा है ये भी उसी की बाक़ियात में से एक है कि यहूदी यहाँ से बचते बचाते जो थे वो अरब के इलाकों में गए, और वहाँ पे फ़लस्तीन ने उनको, उस वक्त पैलेस्टाइन जो था वो एक आज़ाद रियासत थी, तो उन्होंने यहूदियों को पनाह दी, और उन्होंने जो था फिर से, आपको पता है कि फिर फ़लस्तीन के साथ क्या हुआ, और फिर किसी मुस्लिम कंट्री ने उनकी हेल्प नहीं की। आगे चलें, अगला क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू विच कंट्रीज फेस्ड मोर कैजुअलिटीज़। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से कौन से मुल्क ऐसे थे जिन्होंने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यानी जिनका ज़्यादा जानी नुकसान हुआ। द कंट्रीज दैट फेस द मोस्ट कैजुअलिटीज़ इन वर्ल्ड वॉर टू वर द सोवियत यूनियन, चाइना, जर्मनी एंड पोलैंड। तो वो मुल्क जिनका ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में, उनमें शामिल है सोवियत यूनियन, चाइना, जर्मनी एंड पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक द यूनाइटेड नेशंस कुड अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। क्या आपको लगता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है, यूएन, अक़वाम मुत्तहिदा, वो अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब है। क्योंकि हमने देखा कि लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्रिएट हुई थी, और वो तो वर्ल्ड वॉर 2 उसकी ख़ात्मे की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई, वो तो अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाई। तो अक़वाम मुत्तहिदा का क्या किरदार है। द यूनाइटेड नेशंस हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टूवर्ड्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स सच एज प्रोमोटिंग पीस, ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट, बट चैलेंजेस एंड लिमिटेशंस परसिस्ट इन फुली अचीविंग दीज गोल्स। वो कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए बहुत तरक्की की है और उन्होंने बहुत कोशिश की है जिसमें वो कामयाब भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे ऐसी रुकावटें हैं जो अभी भी उनका जो एक ड्रीम है कि दुनिया में अमन को प्रमोट किया जाए, इंसानी हकूक़ जो है वो हर जगह पे अदा किए जाएँ और हर जगह पे वो पूरे हों, तो वो जो प्रोसेस है वो अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत सारे रुकावटें उनके रास्ते में खड़ी हुई हैं। लेकिन मोस्टली वो अपने जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करने में कामयाब हुई है एज़ कम्पेयर टू द लीग ऑफ नेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू थिंक वाज द वर्स्ट इफेक्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। आपको क्या लगता है कि कोल्ड वॉर सर्द जंग का सबसे ज़्यादा जो नुकसान था, सबसे बुरा इफेक्ट क्या था। The first major effect of the Cold War was the division of Europe into Western and Soviet spheres of influence। अभी यहाँ तक देखो, वो कह रहा है कि फर्स्ट इफेक्ट जो था कोल्ड वॉर का, जो एक बुरा इफेक्ट था, वो ये था कि यूरोप जो था वो डिवाइड हो गया था इनटू वेस्टर्न एंड सोवियत स्फीयर्स, यानी एक कम्युनिस्ट ब्लॉक में डिवाइड हो गया था और एक जो हमारा यूरोप था वो डिवाइड हो, दूसरा यूरोप डिवाइड हो गया था कैपिटलिस्ट ब्लॉक में, ठीक है, जिसको वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं। तो ये जो वेस्टर्न ब्लॉक और जो था कैपिटलिस्ट ब्लॉक, इसके साथ शामिल होने की वजह से क्या हुआ, सिम्बलाइज्ड बाय द आयरन कर्टन, आगे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है। आयरन कर्टन का मतलब ये है कि जब दो चीज़ों को, एक ही इलाके को डिवाइड किया गया ख्यालात की बेस पे। अब ये जो हमारा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ ख्यालात की बेस पे था कि एक ग्रुप जो था वो कम्युनिस्ट सोच रखता था, एक ग्रुप जो था वो कैपिटलिस्ट सोच रखता था। इस कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट सोच की वजह से जो माशरे के दरमियान में एक लाइन पैदा हुई, एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ एक ही जगह पे रहने वाले लोगों के दरमियान में, उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया यूरोप की सोसाइटी को। and the beginning of a prolonged geopolitical and ideological conflict between the US and the Soviet Union। और इसकी वजह से जब लोगों के इख्तलाफात ज़हनी तौर पे बढ़े, लोगों की जो सोच थी उसमें फ़र्क आया, तो उससे क्या हुआ कि उनकी जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, नज़रियाती बुनियादों पे उनके इख्तलाफ शुरू हुए। जब नज़रियाती बुनियादों पे इख्तलाफ शुरू हुए तो जगह जगह पे जो सियासत थी, यानी हर इलाके की बुनियाद पे जो सियासत हो रही थी उसमें भी फ़र्क आया, और उसमें जब फ़र्क आया तो आम तौर पे मजमूई तौर में एक सोसाइटी जो थी उसको नुकसान हुआ। What are the objectives of United Nations? यूनाइटेड नेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मकासद हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस, के आलमी पीस, आलमी अमन को कायम रखा जाए, एंड सिक्योरिटी, और जो आलमी तौर पे लोगों को इनसिक्योरिटी महसूस ना हो, आलमी तौर पे तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे से अच्छा बर्ताव करें और सिक्योर रहें।
प्रमोट ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ को फ़रोग दें, यानी तमाम लोगों को ये एजुकेट करें कि वो एक दूसरे के इंसानी हकूक़ जो हैं वो अदा करें। फोस्टर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल और इकनॉमी यानी माशी और माशरती तरक्की पे जोर दें। एंड अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ, और जितने भी कवानीन हैं दुनिया के उनको फॉलो करें। वट डू वी नीड टू मेक दिस वर्ल्ड अ पीसफुल प्लेस, हमें इस दुनिया को पुरअमन जगह बनाने के लिए क्या करना चाहिए। आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, टू मेक द वर्ल्ड अ पीसफुल प्लेस वी नीड टू प्रमोट डिप्लोमेसी, एड्रेस इनइक्वालिटीज़, रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स थ्रू डायलॉग एंड फोस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग नेशंस। वो कहता है कि हमें पीसफुल प्लेस बनाने के लिए अर्थ को क्या करना चाहिए, हमें मुल्कों के दरमियान बातचीत को फ़रोग देना चाहिए, और जो ताल्लुकात बनाए जाएं वो बराबरी की बुनियाद पे बनाए जाएं। ये ना हो कि जब ताल्लुक बनाया जाए दो कौमों के दरमियान तो एक कौम जो है वो सुपीरियर हो और दूसरी इन्फीरियर हो, ऐसा ना हो, बल्कि इक्वालिटी की बेस पे दोनों कौमें अपने ताल्लुकात को प्रमोट करें। और आपस के जो भी इख्तलाफात हैं उनको डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए सॉल्व करें, और कौमों के दरमियान एक दूसरे के मामलात को, एक दूसरे के मसाइल को समझने और आपस में जो कोऑपरेशन है उसको डेवलप किया जाए। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट वर द मेन कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर है, आप बुक पे आ जाएं पेज नंबर 38 पे, और आपको इसका आंसर मिलेगा MAIN कॉजेज ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 1 के मेन कॉजेज। तो ये हमने पहले भी बहुत डिटेल में पढ़ा था जब हमने चैप्टर को पढ़ा था, तो अब मैं इतनी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपने ज़्यादा डिटेल चाहिए आपको तो आप हमारी वीडियो देख लें इसी चैप्टर की जो अवेलेबल है इसी चैनल पे। और अभी मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज़ द मेन कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। M स्टैंड्स फॉर मिलिटरिज्म। मिलिटरिज्म का मतलब होता है अस्करियत पसंदी। आप जंग को प्रमोट करें, आप सोल्जर्स को मज़ीद ट्रेन करें, और आप मज़ीद नए नए हथियार और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो वारफेयर रिलेटेड इन्वेंट करें, ताकि आपकी कौम में और आगे कौम में लड़ने का जज्बा पैदा हो, और बाकी जो लोग हैं और बाकी जो कंट्रीज़ और नेशंस हैं उनमें डर पैदा हो आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जंग की उससे। नंबर 2, अलायंसेस। जो ताकतवर मुल्क थे वो क्या कर रहे थे कि वो अपनी छोटी छोटी कौमों को उनकी मजबूरियों की वजह से अपने साथ मिला रहे थे, और फिर बाद में उनको तंग कर रहे थे कि वो अब हमारा साथ हर गलत और सही चीज़ में दें, ताकि उनका जो एक उसको क्या कहेंगे एक नोशन है उनका, वो एक स्ट्रॉन्ग कौम का बने कि ये बहुत जंगजू और बहुत ताकतवर कौम है। नंबर 3, इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म है साम्राज्यत के जो ताकतवर ममालिक हैं वो गरीब और कमज़ोर ममालिक को काबू करें और उनकी कमज़ोरियों की वजह से उनको एक्सप्लॉइट करें। नंबर 3, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म कहते हैं कौमियत को, कि आप लोगों को भड़काएं और लोगों के दिलों को ये उकसाएं लोगों को कि वो अपनी कौम के लिए उन्हें जो भी करना चाहिए वो करें, और चाहे उसके लिए उन्हें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, लोगों से जंग करनी पड़े, उसके लिए वो जो मर्जी करें। आगे ये एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है मिलिटरिज्म। In order to keep strong armed forces, Great Britain, Russia, France and Germany were in competition to build the largest armies with the latest technological warfare equipment. मिलिटरिज्म के बड़ी बड़ी जो उस वक्त दुनिया की ताकतें थी, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और जर्मनी, वो पूरे तरीके से इस कंपटीशन में लगी हुई थी कि वो एक दूसरे से बेहतर हथियार डेवलप कर लें, एक दूसरे से बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें एक दूसरे को मारने की। Number 2, alliances. Different military agreements were made in Europe before the World War I. Germany, Austria, Hungary and Italy formed the Central Powers, while Great Britain, France and Russia formed the Allied Powers. Alliances का मतलब है कि ये जो ग्रेट सेंट्रल पावर और अलाइड पावर्स क्रिएट हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान में, इनमें जो इत्तेहाद इन्होंने किया था कि ये मुल्क इसके साथ, ये मुल्क इसके साथ, ये सारा प्रोसेस जो था वो अलायंसेस में। इम्पेरियलिज्म. While gaining control of weaker nations, European nations divided much of the world outside Europe into colonies to obtain raw materials and sell goods to them. Weaker nations यानी कमज़ोर कौमों को काबू करते करते यूरोप ने, पर्टिकुलरली यूरोप ने बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों को फतह किया, बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों पे कब्ज़ा किया, और फिर वहाँ पे उन्होंने उन लोगों को मजबूर किया, उनको तंग किया कि वो किसी भी उनको इजाज़त दें, उनके जो रॉ मटेरियल्स हैं वो लेके जाएं अपने मुल्क में, वहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाएं, उनको वहाँ यहाँ ला के सस्ती चीज़ को उन्हीं के इलाके में महंगा करके बेचें, और इस पे उन्हें कोई एतराज़ भी ना हो। ये इम्पेरियलिज्म। For example, they forced China to grant them trading rights and used India as a big market to the British products. उन्होंने चाइना को मजबूर किया, एक्सप्लॉइट किया
कि वो उनको अपने इलाके में तिजारत की इजाज़त दें, और इंडिया के साथ या सब कॉन्टिनेंट के साथ जो उन्होंने किया वो हमें पता है, हमने बड़े सगीर की हिस्ट्री में पढ़ा था कि वो यहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल लेके जाते थे, ब्रिटेन वहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज़ में बनाते थे। वहाँ पे तो चूँकि रॉ मटेरियल सस्ता था, ब्रिटेन के लोगों को तो वो चीज़ें सस्ती मिलती थी, लेकिन जब यहाँ से लेके जाते थे वहाँ पे बनाते थे और वापस सब कॉन्टिनेंट में चीज़ें बन के आती थी, तो ये जो एक चक्कर, 2 चक्कर लगते थे ना चीज़ों के, पहले रॉ मटेरियल जाता, फिर वहाँ पे बनता था, बनने की कॉस्ट और फिर वापसी का खर्चा, ये सारा वो बड़े सगीर के लोगों से निकालते थे, उनको महंगी महंगी चीज़ें बेच के, उनको एक्सप्लॉइट करके। नेशनलिज्म, trying their best to stop independence movements in their territories, Austro-Hungarian Empire and the Ottoman Empire joined the war in Central Powers with Germany. Meanwhile, the Allied forces sought to gain new territories. जो भी मूवमेंट्स चल थी, जो भी तहरीकें चल रही थी आज़ादी रिलेटेड के, जो भी कौमें और जो भी ममालिक या छोटे मोटे इलाके थे जो आज़ाद होना चाहते थे, उन्होंने उनको रोकने की भरपूर कोशिश की, और जो इस काम की कोशिश कर रहे थे आज़ादी की, उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया, उनको तंग किया कि वो अपना ये जो मिशन है उसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, critically analyze the causes behind the World War I, keeping in mind the destruction caused by this war। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो नुकसानात हुए उसको ज़रा आप अच्छे तनकीद करें, उसके ऊपर उसको एनालाइज करें और बताएं कि क्या मेन वजूहात थी कि वर्ल्ड वॉर 2 जो थी उसने इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाई, और उसके होने की सिंपली वॉर्स आर नेवर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस, तो ये हुई क्यों, और अगर हो गई तो क्या नुकसानात उसने किए। अब देखें आंसर, द वर्ल्ड वॉर 2 वाज मेनली कॉज्ड बाय एग्रेसिव एक्सपेंशन। Countries like Germany, Italy and Japan sought to expand their territories and influence aggressively। उनका जो मिजाज था ये जर्मनी, इटली और जापान का, वो जारहाना था, वो लड़ना चाहते थे, वो लड़ के लोगों को मार के अपना राइट, जो चीज़ उनके राइट की थी वो भी, और जो उनका राइट नहीं था उसको भी हासिल करना चाहते थे। तो वो जो इस तरह अपने इलाके बढ़ा रहे थे ना, इस तरह इतने जारहाना तर्ज अमल से लोग, अब आपको पता है जुल्म, वो एक कॉल भी है बड़ा मशहूर के जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। तो जब जुल्म की इंतहा शुरू हुई, उन्होंने लोगों को इतना जारहाना रवैया कंटिन्यूड रखा, लोग इससे तंग आना शुरू हुए, तो उन्होंने भी जब ये एक जापान के ख़िलाफ़ या जर्मनी के ख़िलाफ़ एक छोटी सी जंग छिड़ी, तो जितने लोग जर्मनी और जापान से जिन्होंने ज़्यादतियाँ झेली थी इनकी, तो वो साथ शामिल हो गए बाकी कंट्रीज़ के, ताकि वो भी अपना बदला ले सकें। तो क्या हुआ कि जिनको उन्होंने तंग किया था वो सब वॉर में उनके अगेंस्ट आके खड़े हो गए। नंबर 2, फेलियर ऑफ पीस एफर्ट्स, के अमन की जो कोशिशें थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वो कामयाब ना हो पाई। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 पनिश्ड जर्मनी severely, लीडिंग टू रिजेंटमेंट एंड इंस्टेबिलिटी दैट हिटलर एक्सप्लॉइटेड। वो कह रहे हैं कि जो पीस एफर्ट थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, वर्ल्ड वॉर 1 के एंड पे साइन की गई थी जर्मनी की जानिब से, और ये एक ऑफिशियल पेपर था कि जर्मनी अब हार चुका है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। जब जर्मनी ने ये साइन तो कर दी वर्ल्ड वॉर 1 में, क्योंकि उस वक्त उसके पास रिसोर्सेज ख़त्म हो चुके थे, उसके बाद खाना पीना ख़त्म हो चुका था अपने फौजियों के लिए, अपने लोगों के लिए, उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स तो साइन कर दी कि वो ये जंग ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उनके दिलों में जो गमो गुस्सा था, उनके अंदर जो ये एक बगावत पैदा हुई कि इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती सिग्नेचर्स लिए हैं और ये वो, इसकी वजह से दोबारा से लोगों के अंदर एक गमो गुस्से की जो कैफियत थी वो पाई जाने लगी, और ये जो एक माशरे के अंदर इंस्टेबिलिटी पैदा हो रही थी, लोगों के अंदर गुस्सा था, इसको एक्सप्लॉइट किया हिटलर ने। जब हिटलर ने, हमने देखा ना कि हिटलर हुक्मरान बना, तो उसने कहा कि वो जर्मनी की खोई हुई शान और शौकत को वापस लेके आएगा, तो वो एक्चुअली यही था कि जर्मनी फिर से वो जो उसका जारहाना मिजाज है उसको कंटिन्यू रखेगा। नंबर 3, फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी का फेल हो जाना। International efforts to prevent conflict like the League of Nations were ineffective in stopping aggressive actions। के जो इंटरनेशनल एफर्ट्स थी आलमी तौर पे, जो नेशंस, जो लीग ऑफ नेशंस क्रिएट की गई थी, वो फेल थी अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने में, इसीलिए इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। अलायंसेस एंड ट्रीटीज़, अलायंसेस लाइक द एक्सिस पावर जो सेंट्रल पावर्स थी, जर्मनी, इटली, जापान, and treaties that failed to maintain peace contributed to the war's escalation का मतलब है बढ़ना, जंग का बढ़ना। जो एक्सिस पावर्स और उनकी जितने भी उन्होंने मुआहदे साइन किए थे, वो उन्होंने जिन लोगों के साथ ये साइन किए, उनके दरमियान, उनके दिलों में बगावत की आग को उन्होंने जन्म दिया कि ये जो लोग हैं इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती साइन कराए हैं, इन्होंने हमारी इज़्ज़त को पामाल किया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ
कि लोगों के दरमियान एक और गमो गुस्से की कैफियत पैदा हुई और जंग जो थी वो मज़ीद बढ़ गई। These factors combined to create a global conflict that resulted in massive destruction, loss of life and significant geopolitical changes। और इस जंग की वजह से बहुत सारी जानें भी गईं, बहुत सा नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ। लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ कि इन सारे इलाकों में जो सियासत का चेंज था वो ज़रूर नज़र आया सब लोगों को। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के फॉर्मेशन यानी यूनाइटेड नेशंस के बनने की क्या वजह है, एंड अनलिस्ट इट्स मेन ऑर्गन्स, और इसके मेन ऑर्गन यानी इसके मेन हिस्से कौन कौन से। यूनाइटेड नेशंस वाज फॉर्म ड्यू टू फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। ये तो हमें पता है कि लीग ऑफ नेशंस के फेल होने के बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस को कायम किया। द डेवस्टेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के हमने वर्ल्ड वॉर 2 के डेवस्टेशन, उससे जो नुकसानात हुए उनसे बचने के लिए दोबारा ऐसी जंग ना हो, हमने यूएन कायम किया था। द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, और जो जंग इस वजह से हुई थी कि कौमों के दरमियान जो जितने भी उस वक्त कंट्रीज़ और नेशंस थे उनके दरमियान बातचीत नहीं थी, तो कोऑपरेशन उनके दरमियान में आपस में एक दूसरे से बातचीत को बढ़ाया जाए। द प्रिंसिपल्स आउटलाइन इन द अटलांटिक चार्टर लिखा गया था, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे, कौमों को एक दूसरे की कौन कौन सी बात माननी होगी और किस चीज़ पे एक दूसरे का साथ देना होगा, तो इसको फॉलो किया जाए। एंड द लीडरशिप ऑफ द मेजर अलाइड पावर्स, और मेजर अलाइड पावर्स जो थी उनको अलाइन किया जाए कि अब आप जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में हुकूमत करें और अपने अलाइज को दोबारा इस तरह फोर्स ना करें कि वो हर गलत और सही चीज़ में आपका साथ दें। तो मेन ऑर्गन्स, अगला पार्ट उसने कहा था व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशन के मेन ऑर्गन्स ये हैं, 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ ऑफ यूएनओ की 6 प्रिंसिपल बॉडीज़ हैं, 6 मेन ऑर्गन्स हैं। जनरल असेंबली, नंबर 2 सिक्योरिटी काउंसिल, 3 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 4 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, 5 ट्रस्टीशिप काउंसिल, 6 सेक्रेटेरिएट। आपने सिर्फ इनके नाम लिखने, इनके फंक्शंस लिखने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। आगे लास्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पे एक सर जंग पे एक नोट लिखें। तो सर जंग पेज नंबर 46 पे अपनी बुक के आ जाएं और लास्ट में आपको ऑरेंज कलर में एक टॉपिक दिख रहा है द कोल्ड वॉर। बस यही सारा पैराग्राफ आपने इसमें लिखना है। अब मैं आपको रीड करके थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। दिस टर्म इज़ यूज टू रेफर to the political, economic and social conflict between the Soviet Union and the United States and the ideological allies worldwide। कि ये जो है ये हथियारों से लड़े जाने वाली और खून खराबे वाली जंग नहीं थी, बल्कि ये नज़रियात की जंग थी, ये सोच की जंग थी। जो अमेरिका और सोवियत यूनियन, जो अमेरिका जैसी सोच रखते थे वो वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो गए, जो सोवियत यूनियन जैसी सोच रखते थे वो सोवियत यूनियन के साथ शामिल हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्म द वेस्टर्न ब्लॉक। यूनाइटेड स्टेट्स का जो लोग थे उसको वेस्टर्न ब्लॉक कहा गया या कैपिटलिस्ट ब्लॉक कहा गया। और सोवियत यूनियन फॉर्म द ईस्टर्न ब्लॉक। जो सोवियत यूनियन था उसके साथ ही जो थे उसको हमने ईस्टर्न ब्लॉक कहा या इसको कम्युनिस्ट ब्लॉक भी कहा जाता है। इट वॉज अ पीरियड ऑफ टेंशन विच स्टार्टेड इन 1946। ये स्टार्ट कब हुई? 1946 में बिटवीन द टू कंट्रीज एंड लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी, और तकरीबन आधी सेंचुरी यानी 50 साल तक जारी रही। द कोल्ड वॉर एंडेड इन 1991। 1991 में ये ख़त्म हुई व्हेन द सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, और ये तब ख़त्म हुई जब सोवियत यूनियन यूएसएसआर जो था वो अपने खात्मे को पहुंचा। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड बोथ कंट्रीज फॉर्म्ड अलायंसेस सच एज यूएस लेड नाटो। जब कोल्ड वॉर चल रही थी तो जो वेस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ थे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर ली नाटो के नाम से, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हथियारों से रिलेटेड एक हथियारों और डिफेंस रिलेटेड एक और ट्रीटी थी। एंड द सोवियत यूनियन लेड वार्सा पैक्ट, और सोवियत यूनियन या ईस्टर्न ब्लॉक ने भी एक उसको क्या कहते हैं एक अलायंस कायम की, उसका नाम था वार्सा पैक्ट। और ये एक डिफेंस ट्रीटी थी, यानी उन्होंने भी जंग से रिलेटेड, उन्होंने भी महकमा जो कहते हैं दिफा से रिलेटेड उन्होंने एक ट्रीटी कायम की अपने अलाइज के साथ। दे हैड कंपटीशन इन ऑल फील्ड्स स्पेशली मिलिट्री टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। उनका सियासत से, नज़रियात से लेके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में और हर चीज़ में उनका मुकाबला चल रहा था। और इवन ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन को इतनी हवा मिली ये भी कोल्ड वॉर के दौर में ही मिली, जब यूएसएसआर ने पहला बंदा स्पेस में भेजा। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी उस ज़माने के हिसाब से कि आपने एक ऐसा स्पेस प्रोब इजाद कर लिया जो स्पेस में जाएगा, वो भी एक ह्यूमन को लेके, और उसको वापस भी लेके आएगा। और उसके बदले में 1969 में जो अमेरिका था उसने पहला बंदा चांद पे भेजा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को।
ठीक है। उन्होंने सबसे पहला बंदा अपना मून पे भेजा और इसका जवाब दिया कि उन्होंने अपना पहला बंदा स्पेस में भेजा, उन्होंने चांद पे भेज दिया। तो ये जो स्पेस की जंग थी ना, ये भी उसी दौर में स्टार्ट हुई थी। ड्यूरिंग द कोल्ड वार में पाकिस्तान का क्या किरदार था? पाकिस्तान रिमेन इन यूनाइटेड स्टेट्स ब्लॉक। पाकिस्तान ने साथ तो समुंदर पार जाके अमेरिका का दिया, बट केप्ट इट्स गुड रिलेशंस विद द कंट्रीज फ्रॉम सोवियत ब्लॉक एज वेल। लेकिन उन्होंने सोवियत यूनियन के जो ममालिक थे और उनके जो अलाइज थे या उनके साथी जो थे, उनके साथ भी अच्छे ताल्लुकात कायम रखे। चैप्टर 3 इसकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।